हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता क्या है? ये एक थिक गैसियस इन्वेलप है। ये मोटे गैस का इन्वेलप है जो अर्थ को सराउंड्स करता है और ये अर्थ सरफेस से अटैच्ड होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है? फिल्टर करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सन से जो सोलर रेडिएशन धरती तक आता है ना, उसको ये आने देता है और वो भी फिल्टर करके आने देता है एंड धरती को प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। और ये अर्थ को ना ही ज़्यादा गर्म होने देता है ना ही ज़्यादा कोल्ड। तो एटमॉस्फेयर का लेयर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर का जो हाइट होता है वो 16 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर तक के लेवल का होता है सी लेवल से। अबाउट 97% ऑफ इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज सेट अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो 32 किलोमीटर तक देखा जाता है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो 3 मेजर कंपोनेंट है। एक है गैसेस, वाटर वेपर, एरोसल्स, जिसको डस्ट पार्टिकल कहते हैं। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले गैसेस देखते हैं। तो गैसेस में भी हम लोग ने टाइप्स बांटा है। परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं? दोज गैसेस दैट फॉर्म ए कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। जो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट पोर्शन में पाए जाते हैं वो उसमें चेंजिंग नहीं होता। जैसे कि नाइट्रोजन जो 78% रहता है, ऑक्सीजन अप्रॉक्स 21% रहता है एटमॉस्फेयर में, आर्गन 0.93%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.001, जेनन 0.0809%, हाइड्रोजन 0.0805%। तो ये जो है ये परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता। नेक्स्ट आइए, वेरिएबल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए ये क्या है कि दोज गैसेस हुज कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जिसका कंसंट्रेशन चेंज होता है समय के साथ और जगह के साथ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो क्लाइमेट और वेदर में पाए जाते हैं, जैसे कि ओजोन 0.0807%, CO2 0.031%, मीथेन 0.002%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.0805%, सल्फर डाइऑक्साइड 0.0001%, एमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाटर वेपर 0.25%। तो ये जो हैं ये वेरिएबल गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के। तो कंपोजिशन में जब हम लोग गैसेस देखते हैं तो उसमें एक परमानेंट गैस होता है, एक वेरिएबल गैस होता है। नेक्स्ट आते हैं वाटर वेपर। मतलब हम लोग वाटर के बारे में बात करते हैं। तो ये मोस्ट एबंडेंट वेरिएबल गैस में पाए जाते हैं। वाटर वेपर इज सप्लाइड टू द एटमॉस्फेयर बाय इवापोरेशन। ये एटमॉस्फेयर में कैसे जाते हैं? इवापोरेशन के द्वारा। कहाँ से? अर्थ सरफेस पे। एंड इज़ रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय कॉन्डेंसेशन। और ये एटमॉस्फेयर से कैसे बाहर आते हैं? कॉन्डेंसेशन के द्वारा, जिसको हम लोग क्लाउड्स एंड रेन्स कहते हैं। इवापोरेशन के द्वारा ये एयर की तरफ जाते हैं और एयर से ज़मीन की तरफ कैसे आते हैं? क्लाउड्स और रेन के द्वारा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज़ मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है धरती के करीब एंड द ट्रॉपिक, ठीक, एंड डिक्रीज रैपिडली टुवार्ड्स हायर अल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ऑल्टीट्यूड लैटीट्यूड पे, तो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन घटते जाता है, लेकिन जैसे अर्थ सरफेस पे आते हैं तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। वाटर वेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू क्लाइमेट। ये क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस में अपना योगदान देता है। कैसे? ये एब्जॉर्ब करता है थर्मल एनर्जी जो कि अर्थ के द्वारा निकला जाता है एंड कैन रिलीज लेटेंट हीट टू फ्यूल वेदर फिनोमिना। मतलब ये डायरेक्ट समझिए कि ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो अर्थ के द्वारा निकलता है,
जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो हम लोग और भी अच्छे से वाटर वेपर को जानेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो हम लोगों ने गैसेस को देखा, वाटर वेपर को देखा, अब हम लोग डस्ट पार्टिकल एरोसल्स को देखते हैं। एरोसल्स ये क्या है? एक स्मॉल सॉलिड पार्टिकल है, छोटा सा सॉलिड पार्टिकल है जो कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन द एयर। एरोसल का जो साइज होता है वो फ्यू नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के बीच में होता है। जैसे साइज ऑफ एरोजल जो होता है वो अफेक्ट करता है हाउ लॉन्ग इट स्टे इन द एयर, मतलब ये जितना ज़्यादा एयर में स्टे करेगा उतना ये इफ़ेक्ट पहुंचाएगा, और ये सोलर के रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है। तो एरोसल्स बहुत छोटे से नैनोमीटर से माइक्रोमीटर का होता है और ये एयर में प्रेजेंट होता है। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है, तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे एरोसल्स पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी एरोसल्स, एक होता है सेकेंडरी एरोसल्स। प्राइमरी एरोसल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, वॉल्केनिक ऐश हो गया, सी स्प्रे। सेकेंडरी एरोसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब गैस रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं। जैसे सेकेंडरी एरोसल्स आर क्रिएटेड व्हेन गैस आर इमिटेड, बहुत सारे गैस एटमॉस्फेयर में इमिट हुए, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, तब जाके वो एटमॉस्फेयर में फैल गए, जैसे सल्फेट एरोसल्स फ्रॉम वॉल्केनोस। एरोसल्स क्या करते हैं, वो कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करवाते हैं फॉर क्लाउड, जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन कराने में सबसे हेल्पफुल होता है एरोसल्स। और इसमें एक पॉइंट याद रखिए, कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? एरोसल्स के द्वारा। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जब हम एटमॉस्फेयर को यदि हम लोग देख रहे हैं और ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर डिक्रीज़ होता है। मतलब एरोसल्स जो है, जैसे जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर या बहुत ऊपर, तो वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एरोसल्स आर कंसंट्रेटेड मोस्टली इन लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब एरोसल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? लोअर एटमॉस्फेयर पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोगों ने एरोसल्स के बारे में देखा, वाटर वेपर के बारे में देखा, और साथ ही परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर ये सब देखेंगे। तो मैं जो भी लेक्चर आप लोग के बीच लेके आऊँगा वो एकदम लाइन बाय लाइन होगा, जो इन्वायरमेंटल साइंस के प्रिपरेशन में आपका हेल्प करेंगे, यूजीसी नेट का जो भी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर चलने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये जून और दिसंबर 2025 के लिए है, और मैं कोशिश करूँगा कि 1 मंथ में 1 यूनिट कंप्लीट कर सकूँ आप लोग के बीच में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोग वेट करिए और हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।